सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। बस बहुत हो गया, कराची को बिजली दो, इस मुहिम का आज 8वां रोज है। मैंने वादा किया था जब तक कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो जाता मैं ये मुहिम जारी रखूंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना वादा वफा कर रही हूँ। मगर एक वादा 3 दिन पहले विफाक ने किया था कि 24 घंटे में लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा, वो तो पूरा नहीं हुआ। आज एक और वादा कर गए हैं वजीर प्लानिंग। पार्लियामेंट हाउस के बाहर MQM के एहतजाज में तशरीफ लाए असद उमर ने लोड शेडिंग का मसला 3 दिन में हल होने का यकीन दिलाया तो मुत्तहिदा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। मगर कराची का आज भी वही हाल है जनाब, बदतरीन लोड शेडिंग ताहाल जारी है। फर्नेस ऑयल मिल गया है, गैस मिल गई है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने तो कसम खा रखी है कि अपना पेट भरपूर भरेंगे जनाब, लेकिन अवाम को उनका हक नहीं देंगे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने फिलहाल कराची वालों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया है। जुमेरात को एक और इजलास बुलाया गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में ₹2.79 इजाफे की मंजूरी दी थी, जिसे आज मंजूर होना था। मंजूर तो गवर्नर सिंध का खत भी हो जाए तो शायद बेलगाम के इलेक्ट्रिक को लगाम डाली जा सके। गवर्नर सिंध ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ओवर बिलिंग की तहकीकात के लिए मरासला भिजवा दिया है। तहकीकात के बाद नेपरा के इलेक्ट्रिक से इजाफी बिलिंग की रकम शहरियों को वापस करवाने का पाबंद होगा। अब देखते हैं तब्दीली सरकार इस काम को भी करवा पाती है या फिर यहाँ भी कोई यू टर्न ही नजर आएगा। बहरहाल ये मुहिम तो जब तक जारी रहेगी जब तक ये तमाम काम जिनके दावे और जिनकी बातें हो रही हैं हो नहीं जाते। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब चलिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना की तबाही कम नहीं थी कि बिजली, आटा, चीनी के बाद सियासी कशमकश में भी इजाफा हो गया। हुकूमत के अपने इत्तेहादी ही अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कोई रूठ कर ऑपोजिशन के साथ हो लिया है और कोई आज या फिर कल साथ छोड़ने को तैयार है। अब ऐसे में नैब नवाज शरीफ को तोशा खाना केस में हाजिरी के लिए लाहौर के बाद लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर इश्तिहार लगवाने के लिए कोशा है। दूसरी तरफ छोटे मियाँ को कुछ केसेस में रिलीफ के साथ नए केसेस का सामना होगा। आज नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबे के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त दी है नैब को। मीडिया से जब गुफ्तगू कर रहे थे जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपको दिखाया भी, तो एहसन इकबाल साहब का ये मौक़िफ़ था कि मुल्क में एहतिसाब के अमल और इदारे को बदनाम कर दिया गया है। करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल BRT पेशावर में हुआ। उन्होंने कहा कि आवाम की जेबों पर 300 अरब का डाका डाला गया। चलिए, क्या एहसन इकबाल साहब की दरख्वास्त सुनेगी नैब? इमरान खान के खिलाफ तहकीकात होंगी, ये तो वक्त बताएगा। मगर ऑपोजिशन की अपनी APCs का क्या हुआ? शहबाज शरीफ कोरोना से सेहतियाबी के बाद भी पीपल्स पार्टी को जवाब देने से कासिर हैं, क्यों? स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अतम एतमाद भी तो आनी थी, उसका क्या हुआ? इन तमाम इशूज़ पर, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे एहसन इकबाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले इसी से ही बात का आगाज़ करते हैं। सर, आप पुरुम्मीद हैं नैब में लेकर गए हैं सर ये केस, कार्रवाई होगी वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ से? जी देखिए नैब के चेयरमैन साहब अक्सर ये कहते सुने गए हैं कि हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। तो इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज मैंने उनको एक दरखास्त दी है कि जिस केस के अंदर एक झूठा मुकदमा बना के मुझे 2.25 महीने अंदर रखा गया और मुझ पे इल्ज़ाम क्या था कि जी आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके एक स्पोर्ट्स का मंसूबा क्यों बनाया। गोया कि मैंने कोई नाइट क्लब या कैसीनो या जुआ खाना बनाया। खेलों के ऐसे 20 और मंसूबे बनने चाहिए, मुल्क के अंदर बड़ी कमी है। तो अगर एक खेलों का मंसूबा बनाना जुर्म है तो उस मंसूबे को तबाह करना कितना बड़ा जुर्म होगा। और जो इन्होंने फंड्स रोके हैं उसके 14% फंड रह गए थे, 86% लग चुके थे। अब वो 40 करोड़ जो रोका है इन्होंने, उसके नतीजे में जब मुकम्मल करेंगे तो 2, 3, 2.5 अरब पता नहीं कितने लगेंगे, चूंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बिल्स बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट एस्केलेशन होगी, क्लेम्स बनेंगे, तो ये पैसा गरीब आवाम की जेब से जाएगा ना, इसका कौन जिम्मेदार है? तो लिहाजा इन मंसूबों को, जो मुल्क की मंसूबे हैं, पोलिटिसाइज किया और इनको बिला वजह इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। वहाँ पे करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ आई पड़ी थी, उसकी वारंटी एक्सपायर हो गई, उसको ज़ाय कर दिया गया।
एथलेटिक ट्रैक था करोड़ों रुपए का, उसकी वारंटी एक्सपायर कर दी, उसको किसी ने तनसीब नहीं किया। इस नेग्लिजेंस का और इस विलफुल जो क्राइम है, इसकी जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर पे बनती है, जिनके हुक्म से इस प्रोजेक्ट को क्लोज किया गया। एहसन साहब, ये 40 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है, 14% जो आप बता रहे हैं सर, इस बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं? हुकूमती नुमाइंदों ने बताया, और ये रोका क्यों गया है फंड? जी देखिए, हुकूमत ने तो सिर्फ इसलिए कि चूंकि ये हमारे दौर का मंसूबा था, उस पर काम हो रहा था और वो चाहते थे कि इसमें किसी ना किसी तरह मुझे इम्प्लिकेट करें। और आप ये भी सुन के हैरान होंगी कि नैब ने जब गालबन अप्रैल 2018 में इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी शुरू की, तो ये हैंड आउट जारी किया कि इस मंसूबे में 6 अरब रुपए का घपला हुआ है। जिस मंसूबे की कुल लागत 2.9 अरब रुपए थी, उसमें नैब ने 6 अरब रुपए की जो करप्शन है वो पकड़ ली। फिर कहा गया कि जी ये बॉर्डर से, जो इंडिया का बॉर्डर है, उससे सिर्फ 800 मीटर के फासले पे बनाया गया था। अगर कोई शख्स गूगल मैप के ऊपर इस बच्चा भी एक स्कूल का बैठ जाए और वो लाइन लगाए बॉर्डर से, इसकी तो कम से कम भी 14 किलोमीटर का फासला है, बल्कि नारोवाल शहर से भी ये दूर बनता है। तो इस किस्म के मज़हका खेज इल्जामात के ऊपर ये मंसूबे, इनको कंट्रोवर्शियल किया गया। फिर इस हुकूमत ने आके इनकी फंडिंग रोक दी और इसकी जिम्मेदारी मुझ पे डालने की कोशिश की। मैंने फिर ये बात जैसे दोहराऊंगा कि भाई ये खेलों का मंसूबा बन रहा था ना, इसमें कोई नुकसान तो नहीं था। मुल्क के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत लेते, अगर ये चीज़ बन रही थी तो उसमें क्या मुज़ायका था। ठीक, एहसन इकबाल साहब, आपकी तो इस बात को मैं सेकंड करूंगी सर, एक नहीं कई सारे इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए सर। लेकिन मुझे ये बताइए, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मामला था सर, 18वीं तरमीम के बाद तो ये मामला सूबों को मुंतकिल हो गया ना सर। तो ये आप जब प्लानिंग के वजीर बने तो सर आपने इस मामले को क्यों टेकअप किया? लाइक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में, उनको कहकर भी ये प्रोजेक्ट करवाया जा सकता था सर। देखिए, पहली बात यह है कि वो चीज़ें जो डिवॉल्व हुई हैं सूबों को जो डेवोल्यूशन होती है वो कानून साजी की होती है, वो फंड्स की नहीं होती। आइन के अंदर सराहत के साथ लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत किसी भी शोबे में और किसी भी रीजन में जो वो प्रायोरिटी समझती है इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और इस मंसूबे को जब बनाया गया था तो इसके PC1 में जो इसका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, लिखा गया था कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट होगा। अगर हुकूमत पंजाब इसको बनाती तो ये सिर्फ पंजाब के खिलाड़ियों के लिए होता। हम तो एक ऐसा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे थे कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, सबके नौजवान खिलाड़ियों को एक रेजिडेंशियल सेटिंग के अंदर स्पोर्ट्स क्लिनिक और कोचिंग की सहूलत हासिल हो और हम फ्यूचर ओलंपियंस यहाँ से तैयार कर सकें। तो लिहाजा अगर आपने कौमी नौयत का मंसूबा बनाना है तो वो फेडरल फंडिंग के साथ ही बनेगा, और जब इसकी अप्रूवल होती है तो उसकी मंजूरी तमाम सूबाई हुकूमतों से है। तो पंजाब की हुकूमत की रजामंदी शामिल थी कि इसको वफाकी हुकूमत आगे बढ़ाए। जी एहसन साहब, मुझे सर इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आप आगे भी, क्योंकि मौजूआत आपके लिए मैंने रखे हुए हैं जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। सर आप पुर उम्मीद हैं, दरखास्त तो आपने दे दी है, कार्रवाई होगी सर? वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ तहकीकात होगी? नहीं, मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ। मैंने सिर्फ ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए दिया है। अगर नैब के अंदर इतना दमखम होता तो आपने जैसे अभी कहा, BRT मंसूबा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सफेद हाथी और करप्शन का स्कैंडल है, उसके ऊपर ये स्टे के पीछे ना छुपते। हमारी जब जमानतें होती हैं अदालतों से तो 2 घंटों में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है जिसमें फैसला होता है कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ आप अपील दायर करें। तो नैब ने आज तक क्या सरगर्मी दिखाई है कि BRT पे जो स्टे ऑर्डर है उसको विकेट कराती है और जाके कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें बड़ी बेज़ाब्तगी है। और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है FIA को कि आप इसकी इंक्वायरी करें, तो हमें आप इसकी इजाजत दें कि हम इंक्वायरी करें करप्शन की, लेकिन वहां ये नहीं जाते बिल्कुल। इसी तरह चीनी का स्कैंडल इतना बड़ा हुआ कि 50 रुपए से 90 रुपए कीमत चली गई। FIA ने निशानदेही की उन लोगों की जो जिम्मेदार थे, नैब टस से मस नहीं हुई। इसी तरह आप देखिए, पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ कि मार्केट में गंदम की फसल आए और आटा गायब हो जाए और महंगा हो जाए। ये कभी आज तक 72 साल में नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं, जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं? ये सब हुकूमत की सरपरस्ती से और मिली भगत से हो रहा है। इसी तरह दवाइयों का स्कैंडल था, वो वजीर साहब जो उसमें मुलव्वस थे उनसे वजारत तो वापस ले ली, लेकिन वजारत लेके उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। क्या नैब ने उनको
अपने हवाले लेने की कोशिश की कि जनाब आपने ये वजीर को करप्शन पे हटाया तो जरा हमारे सपोर्ट करें, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ना लगाएं। तो ये सब बातें जाहिर करती हैं कि ये वन वे ट्रैफिक है, इसका मकसद सिर्फ ऑपोजिशन को हरासा करना है। एहतसाब तो अब बहुत पीछे रह गया और यही अलमिया है कि वो एहतसाब जिस पर कौम को इत्मीनान होना चाहिए था, आज अगर आप किसी से जाके पूछें तो वो एक मजाक बन के रह गया और इन्होंने जो कोई 2-4 आने अच्छा काम किया है वो भी मुतनाज़ा हो गया। ठीक, अच्छा एहसन इकबाल साहब, सर ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब की सर तस्वीर वायरल होती हैं, उसके ऊपर सियासतदानों की जानिब से भी बड़ी बात की जाती है। सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से तबीयत के बारे में बताइएगा। उनकी तबीयत अभी भी सर इतनी स्टेबल नहीं है कि वो पाकिस्तान आकर केसेस का सामना कर सकें अपने, क्योंकि सर आज भी तोशा खाना केस में नायब ने सर उनके घर के बाहर इश्तिहार लगाने के लिए, एवन फील्ड के बाहर इश्तिहार लगाने के लिए वजारत दाखिला से कहा है। सर ये देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत जो है लोगों की असल मसाइल से तवज्जो उठाने के लिए नॉन इश्यूज को खड़ा करती रहती है। अब नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनका बाहर जाना, वो कोई मुस्लिम लीग नून की मेडिकल विंग से रिपोर्ट लेकर तो नहीं गए, या हमारी कोई वजारत दाखिला ने तो उनको इजाजत नहीं दी कि हमारी हुकूमत थी हमने उन्हें बाहर भेज दिया। पीटीआई की पंजाब की हुकूमत की वजीर सेहत ने उनकी तमाम रिपोर्टों की निगरानी की, उनकी बीमारी की और इलाज की निगरानी की, और वजीर आजम साहब ने शौकत खानम के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं उनको ख़ास तौर पे मामूर किया कि आप मुझे वेरीफाई करके दें। इंटेलिजेंस एजेंसीज को डॉक्टरों की पड़ताल पे लगाया गया कि कोई डॉक्टर कोई मिली भगत तो नहीं कर रहा। जो भी मुमकिन हुकूमत के पास हरबा था उसको बरूए कार लाया गया, और फिर खुद वजीर आजम इस नतीजे पे पहुंचे कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, तो लिहाजा वो इलाज के लिए गए और अदालत ने उनको इजाजत दी कि जब तक उनके डॉक्टर्स मुकम्मल तौर पे तसल्ली बख्श उनको ना करार दें वो इलाज करा सकते हैं बाहर रह के। उनकी जो प्लेटलेट्स की सूरत थी वो कदरे अब स्टेबल हुई इलाज से, और अब उनका जो हार्ट के प्रोसीजर्स हैं वो होने हैं, लेकिन चूंकि कोरोना की वबा फूट गई बरतानिया में तो वहां पर हॉस्पिटल्स बंद थे, और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो वो अपना हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे। ठीक है, मैं यही आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने खुद ही बता दिया कि वो कुछ सर्जरीज उनकी जो ड्यू थी, कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ट्वीट्स भी किए थे इसके हवाले से कि नवाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता रोज़ या फिर अगले रोज़ सर्जरीज होने वाली हैं, बट वो नहीं हुई, और आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल क्योंकि क्लोज थे कोरोना की वजह से, इस वजह से ये नहीं हो पाया। सर कोरोना के हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी रिपोर्ट मनफी आ गई है, तो मुझे बताइएगा उसके बावजूद भी एपीसी के हवाले से सर टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? जी, एपीसी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गुफ्तगू हो चुकी है और असूली इत्तफाक हो चुका है, और हम दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ जो अब होमवर्क है वो एपीसी के एजेंडे पर है, क्योंकि देखिए एपीसी कोई एक मामूली कार्रवाई नहीं होगी, ये एक बहुत गैर मामूली इकदाम होगा। तमाम अपोजिशन एक अरसे के बाद सरबराहान इकट्ठे होंगे, और अगर इस मौके के ऊपर कोई ठोस लाएअमल ना हो, अगर कोई ठोस एजेंडा ना हो, तो उसके बाद फिर एक मायूसी फैल सकती है। लिहाजा इस वक्त अपोजिशन पार्टीज मुशावरत कर रही हैं उसके एजेंडे के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जरूर इसकी हतमी ऐलान हो जाएगा, और इसमें हमें तवक्को है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिले हैं, वो चंद दिनों में शहबाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे, दीगर रहनुमा भी आपस में तबादला ख्याल कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्द एपीसी का ऐलान सुनेंगी, और इसके लिए जो तैयारी है, जो होमवर्क है, वो जारी है। ठीक है, अच्छा एहसन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सर क्या सजेशंस दी जा रही हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि एपीसी के बाद, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये गैर मामूली एपीसी होगी, तो इसका एजेंडा आप लोगों की जानिब से क्या होगा या क्या होना चाहिए जो आपने सजेस्ट किया हो? क्योंकि बिलावल जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो इस्लामाबाद तक जाने की बात करें। सर जी देखिए, इस वक्त मुल्क को दो मसाइल दरपेश हैं। एक तो यह है कि जो मौजूदा हुकूमत की हुक्मरानी है वो पाकिस्तान को एक इक्तसादी बहरान की दलदल में धंस रही है। कोरोना ने बड़ी पर्दापोशी कर दी, लेकिन उससे पहले ही मार्च 2020 तक हमारी मईशत बहुत संगीन क्राइसिस में जा चुकी थी। कारखाने बंद हो रहे थे, इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, नेगेटिव ग्रोथ थी। तो इसलिए एक तो बड़ा एजेंडा ये है कि हम मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए क्या हल तजवीज़ करते हैं। हमारी जमात का मौक़िफ़ ये है कि अब कोई पैच वर्क नहीं चलेगा, हमको एक नए इंतखाब का मुतालबा करना चाहिए, और एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के ज़रिए ही एक स्टेबल हुकूमत आ सकती है, क्योंकि 2018 का जो तजुर्बा था वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है।
इसके साथ साथ कुछ ऐसे बुनियादी इश्यूज हैं जिन पर कौमी इत्तेफाक राय था, और ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनको दोबारा मुतनाज़ा बनाए, जिसमें 18वीं तरमीम भी है, NFC अवार्ड भी है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि जब आप बहरानों का शिकार हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक घर है, उसके चारों तरफ दुश्मन ने हमला किया हो और घर का सरबराह जो है भाइयों के साथ बैठ जाए कि आओ घर के बजट का बंटवारा करें, तो उसको कौन अक्लमंद कहेगा? वहां तो आपने सबको इकट्ठा लेके उस दुश्मन को साफ करना है, दुश्मन से खुद को खतरे से बचाना है। ये हुकूमत इन खतरात से निपटने के लिए सबको इकट्ठा करने की बजाय ये रोज एक नया फितना खड़ा कर देती है जिससे कौम मजीद तकसीम हो जाए। तो ये जो इस वक्त दाखिली इंतशार है, ये हमारे लिए बहुत मोहलिक हो सकता है। हमारी सरहदों की सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारी मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारे खिते की सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारी सियासत दिन ब दिन इंतशार की तरफ जा रही है, हमारे वफाक के अंदर जो बदइत्तेमादी वो बढ़ती जा रही है। तो हमें तो एक ऐसे एजेंडे की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको जोड़े, बजाय ये कि आप इस वक्त लोगों में इंतशार वाले इश्यूज मजीद उठाएं। तो इसके ऊपर भी ऑपोजिशन चाहती है कि हम मिलकर कोई एक अपना मौक़िफ़ और लाएअमल बनाएं। जो आपकी बात से मैं समझ पाई हूँ, आप लोगों के मुताबिक मतलब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो सजेशन जा रही है या सजेशन होगी वो इस तरह की होगी कि अर्ली इलेक्शंस के बारे में आप लोग बात करें। सर मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कुछ दिनों पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जहाँ पर उनके सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून पर ऐसा इतना अंधा एतमाद ना किया जाए। तो सर मुस्लिम लीग नून को यह एतमाद है कि बिलावल जो भी फैसले करेंगे वो अपोजिशन के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे? देखिए, हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद होंगे जो चाहते हैं कि भी आप अपोजिशन पार्टीज पे एतमाद ना करें। हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग होंगे कि जो ये कहते होंगे कि आप दूसरी जमातों पर एतमाद ना करें। लेकिन जो लीडरशिप है उसका काम होता है कि वो बड़े ऑब्जेक्टिव को देखे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे मौलाना फजल रहमान हैं, MMA के जो कायद हैं, दीगर जो हमारी मुल्क की क़यादत है जिसमें असफंदियार वली साहब हैं, उसमें अलामा वो डॉक्टर साजिद मीर साहब हैं, इसी तरह महमूद अचकज़ई हैं, हासिल बज़िंजो हैं, जो दीगर जॉइंट अपोजिशन के मेंबरान हैं, वो सब ये समझते हैं कि इस वक्त अपोजिशन का इत्तेहाद मुल्क के लिए ज़रूरी है। जो कौमी मामलात हैं उनके ऊपर हमें एक सोच के साथ आगे चलना चाहिए। और आप देखेंगे कि APC के जो ऐलानात होंगे या जो उसकी डिक्लेरेशन होगी उसमें इसी सोच के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होगी और उसके लोग खैर मकदम करेंगे कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद है और इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं उससे मुल्क को निजात दिलाने के लिए एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेगी। ठीक है एहसन साहब, आपने जो पॉइंटर्स बताए कि ये मसाइल हैं, ये नेग्लिजेंस है या गवर्नमेंट की, जिस पर आप लोग ये अपना पूरा एक लाएअमल बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आपने 18वीं तरमीम के भी हवाले से बात की, NFC के हवाले से भी बात की। तो सर 18वीं तरमीम में तरमीम क्यों नहीं होनी चाहिए? सर इस पर जवाब दीजिएगा एहसन साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 18वीं तरमीम है उसके ज़रिए पाकिस्तान में तकरीबन 60-65 साल के बाद सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को बहुत हुस्न खूबी के साथ हल किया गया। ये सूबाई खुद मुख्तारी का मसला ऐसा है कि जिसने मशरकी पाकिस्तान को हमसे जुदा कर दिया। तो इसलिए ये गुमान होता है कि जब 18वीं तरमीम को बात की जाती है कि हाथ लगाया जाए तो सूबों के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। तो ये वो वक्त नहीं है कि आप वफाक को मज़ीद आपस में तकसीम करें और झगड़े पैदा करें। अगर हुकूमत के पास 18वीं तरमीम को बेहतर करने की कोई तजवीज़ है तो उसको टेबल पे रखें ताकि लोग उसको देख के अपनी राय कायम कर सकें कि क्या ये मुल्क के मफाद में है, क्या ये वफाक के मफाद में है। लेकिन एक अंती स्टेटमेंट दे देना कि जी 18वीं तरमीम को चेंज होना चाहिए, जब आप इस तरह की एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं तो उससे जो छोटे सूबे हैं उनके अंदर लोग गैर महफूज फील करते हैं। तो अगर हुकूमत के पास जिस तरह के वो दावा करती है कि 18वीं तरमीम कोई सहीफा नहीं, इसको बेहतर होना चाहिए, भाई आपके पास अगर कोई बेहतरी की तजवीज़ है आप उसको टेबल पर रखें ताकि उसको देख के लोग फैसला कर सकें कि ये काबिल कबूल है या नाकाबिल कबूल है। ठीक, अच्छा सर, ये स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की बातें हो रही थी, सर उसका क्या हुआ? जी देखिए, जो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है वो इस वजह से नहीं कि हम कोई अक्सरियत रखते हैं और हम स्पीकर को हटा सकते हैं। ये एक पार्लियामान के अंदर एहतजाजी हथकंडा या एक टूल होता है अपोजिशन के पास कि वो स्पीकर के कॉन्डक्ट पे, उसकी जानिबदारी के ऊपर जब समझे
कि सवालिया निशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा जानिबदार हो गए हैं। और इसीलिए ये तजवीज़ हमेशा उस वक्त आती है कि जब स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते, हुकूमत के दबाव के अंदर, वहाँ हुकूमत को टाइम देते हैं कि उनके वजीर अपोजिशन की किरदार कुशी करें, लेकिन अपोजिशन को टाइम नहीं देते कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। तो इस तरह की जो भी फैसला होगा वो APC की सतह पर ही होगा कि क्या इसे किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। स्पीकर कभी जो है मिक्स सिग्नल दे देते हैं, कभी वो अपोजिशन को यकीन दिलाते हैं कि वो जानिबदार नहीं होंगे, लेकिन फिर वो जब असेंबली में जाते हैं जानिबदार हो जाते हैं। सर ये APC के एजेंडे में शामिल होगा? नून लीग इसको एजेंडे के तौर पर पेश करेगी सर? देखिए, इसके ऊपर तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ पेश की थी कि ये होना चाहिए, तो हम वहाँ पे यकीनन जहाँ पर वज़ीर आज़म के कॉन्डक्ट का जायजा लेंगे, वहाँ पे जो पार्लियामेंट को जिस अंदाज में चलाया जा रहा है उसके ऊपर भी बात होगी, और इसको हम जरूर ज़ेरे गौर लाएंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट के किरदार को ज्यादा मौसर किया जा सकता है। क्योंकि अब तो खुद हुकूमत के वज़रा पार्लियामेंट में बयान दे चुके हैं कि हमने 2 साल कोई कानून साजी नहीं की, ज़ाय कर दिए हैं। और आप ये देखिए, पाकिस्तान की कोई पार्लियामेंट आप देखिए उसमें 2 सालों में कितनी कानून साजी हुई है और इनके दौर में कितनी हुई है। उसकी वजह यह है कि ये अभी तक मेंटली ज़हनी तौर पे डी चौक के अंदर ही है। ये हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन इनका जो माइंड है वो अपोजिशन पार्टी का है। ये वहां पर लड़ने झगड़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वहां के माहौल को पुरअमन रखने में या उसके जरिए कानून साजी करना इनकी तरजीह नहीं है। एहसन इकबाल साहब, सर मुझे बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सर ये दावा किया जाता था कि खुलकर सियासत नहीं करने दी जा रही है, लेकिन सर अब APC की बात हो रही है, सड़कों पर निकलने की बातें हो रही हैं, आदम एतमाद की तहरीक की बातें हो रही हैं। सर अब खुलकर सियासत हो रही है, करने दी जा रही है? सर देखिए, जब भी खुलकर सियासत होती है तो उसी के साथ जो नैब की सरगर्मियां उनके अंदर तेजी आ जाती है। इसी तरह जब मुल्क के अंदर हुकूमत दबाव में आती है तो मीडिया के ऊपर सख्ती आ जाती है। आज भी आप ये देखिए कि मीडिया के साथ क्या ये हुकूमत सलूक कर रही है। जब दिल चाहता है जिसका चैनल बंद कर देती है, जब दिल चाहता है किसी का अखबार बंद कर देती है, और जब दिल चाहता है किसी को गिरफ्तार कर लेती है। तो इस तरह की जो इनके हथकंडे हैं उससे तो आवाज तो खैर नहीं दबेगी। और हम सब भी अब तो जेल प्रूफ हो चुके हैं, जेलों में जा चुके हैं, नैब प्रूफ भी हो चुके हैं, नैब को भी भुगत चुके हैं। तो अब हम इनसे मजीद इस तरह की धमकियों से तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जब भी ऑपोजिशन की सरगर्मियों में तेजी आती है तो उसके साथ ही नैब की सरगर्मियों में भी तेजी आ जाती है। नैब के नोटिस ज्यादा जारी होने शुरू हो जाते हैं, बुलावे शुरू हो जाते हैं। तो ये इस बात का मजर है कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। सर मुझे ये बताइए, मरियम बीबी के हवाले से जब भी आप तमाम रहनुमाओं से सवाल होता है तो आप लोगों की जानिब से जवाब ये आता है कि सही वक्त पर उनको मैदान अमल में उतारा जाएगा। शहबाज शरीफ साहब सर बीमार हैं कोरोना की वजह से, सेहतियाब नहीं है वो, और मरियम साहिबा उनकी नायब हैं। तो सर अब भी उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जिसमें मरियम साहिबा को मैदान अमल में उतारा जाएगा। वक्त कब आएगा सर वो? देखिए ना, ये एक फैसला है क़यादत का, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को हमने देखा है कि उनकी स्ट्रेंथ पब्लिक मोबिलाइजेशन है। और जब भी पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी कि हमें पब्लिक मोबिलाइजेशन के फेज में जाना है, उसका वक्त आ गया है, तो उनको ज़रूर सरगर्म किया जाएगा। और इस बात का इजहार वो खुद भी कर चुकी हैं कि मेरी जो सलाहियतें हैं और मेरा जो किरदार है वो पार्टी की लीडरशिप के पास है, और जब भी पार्टी की लीडरशिप मुझे जो किरदार कहेगी मैं वो ज़रूर अदा करूँगी। तो इसके लिए हम जब भी ज़रूरत महसूस करेंगे कि उन्हें पब्लिक में जाना चाहिए तो वो ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगी। ठीक, एहसन साहब आप मेरे साथ ही सर मौजूद रहेगा। कुछ एक दो और मेरे सवालात हैं जो रह गए हैं, ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल साहब आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू हो रही है। सर मुझे बताइएगा, आप लोग पंजाब में हुकूमत बनाने की बातें कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, लेकिन आपके अपने MPA CM साहब से मुलाकातें कर रहे हैं आप लोग, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से कासिर हैं अब तक? सर नहीं, देखिए, जो ये 5 MPA हैं ये वही हैं कि जो आज से कुछ साल डेढ़ पहले इमरान खान साहब से जाके मिले थे, और उसके बाद से हुकूमत ने बहुत जोर लगाया है MNAs MPAs को तोड़ने का। उससे उनके अलावा कोई छठा ज़मीर फरोश उनको नहीं मिला। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है
कि जितनी ऑपोजिशन के अंदर PMLN की परसिक्यूशन हुई है, जितनी हमारे पे सख्ती हुई है और जितने हमारे MPA MNS पे दबाव डाला गया है, ये पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख लिखी गई है कि लोगों ने अपनी जमात के साथ वफादारी अपने कायद के साथ नजरी के साथ निभाई है। एहसन साहब, ये 5 अगर ज़मीर फरोश हैं तो सर इनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी, पार्टी इसके लिए कर रही है, चूंकि देखिए हमें इस बात को देखना पड़ता है कि जो आइन के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लिखी है उसके अंदर ये लिखा गया है कि आप कार्रवाई तब कर सकते हैं कि जब कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट ना दे, जब कोई फाइनेंस बिल के ऊपर वोट ना दे या आदम एतमाद के ऊपर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे। तो इसके कुछ कानूनी पहलू हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिसका फिर ये लोग फायदा उठा के मुश्किलात पैदा कर सकते। ठीक, अच्छा सर, काफ लीग की जानिब से एहसन इकबाल साहब, सर काफ लीग की जानिब से दावा किया गया था कि हमजा शहबाज साहब ने ऑफर की थी परवेज इलाही साहब को कि अगर वो PTI का साथ ना दें तो सर वजारत आला उनको मिल सकती है। सर क्या वाकई ऐसी कोई सोच थी आप लोगों के जहन में, मुस्लिम लीग नून में, हल्के में, कि PTI का रास्ता रोकने के लिए दूसरी या तीसरी जमात को आगे लाया जाए? सर देखिए, पंजाब के अंदर जब इंतखाबी नताइज आए हैं तो मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और 2013 में इसी तरह की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में PTI को थी और हमारे पास ये मौका था कि हम JUIF या दीगर जमातों को मिलाकर PTI को हुकूमत बनाने से रोक सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट चूंकि PTI को मिला है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो हुकूमत बनाए। पंजाब के अवाम के साथ ज्यादती हुई है, उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है और पंजाब की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसको हुकूमत बनाने से जबरदस्ती रोका गया है और उसका नतीजा ये है कि आज पंजाब के अंदर जो बद इंतजामी है, जो आज पंजाब के अंदर अबतरी है। जी सर, ये बात गर्दिश कर रही थी नून लीग में कि परवेज इलाही साहब को वजीर आला बना दिया जाए? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर PMLN सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी तो यकीनन अगर कोई दीगर छोटी जमातें हैं तो वो PMLN का साथ देती हैं और जो बड़ी जमात है उसी का हक होता है कि वो अपना वजीर आला आगे लेकर आए। एहसन इकबाल साहब, सर लास्ट में मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से चाहूँगी आपका कमेंट। सर एक एहतजाज चल रहा है हमारी तरफ से, यहाँ पर 8 रोज़ हो गए हैं इस मुहिम को, और सर कराची में क्या हाल है ये यकीनन आपके इल्म में भी होगा। देखिए, मैंने कौमी असम्बली के अंदर ये मसला सबसे पहले उठाया था और इसकी वजह यह है कि मेरा बचपन कराची में गुजरा हुआ है, मेरा कराची के साथ एक बहुत बचपन का रोमांस है और जो कराची की मंजर कशी TV पर होती है, यकीन कीजिए दिल दुखता है कि लगता है कि कराची के लोग जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है वो स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है। तो मैंने तो स्पीकर को कहा था कि आप एक खसूसी कौमी असम्बली की कमेटी बनाएं जो कराची के जाके हालात का जायजा ले और सिफारिशात पेश करे हुकूमत को, जिन पर अमल दरामद कराया जाए। यहाँ पे अजीब माजरा है, हुकूमती जमात और हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो धरने दे रहे हैं। भाई आप हुकूमत में, आप अपोजिशन में तो नहीं है ना, धरने तो अपोजिशन वाले दिया करते हैं, यहाँ पे हुकूमत जो है वो धरने दे रही है। ये एक लतीफ़ा है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी और अगले सेगमेंट कुछ इस तरह से मैंने करना है कि अभी पिछले 1-2 दिन बल्कि 1 हफ्ते पहले आप तमाम लोगों की नज़र से भी गुजरा होगा, एक नज़म और एक गाना था जो बड़ा लहक लहक कर एक खातून गा रही थी, बड़ा वायरल भी हुआ, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी लोगों ने देखा। तो कोशिश की है कि उन्हीं की ज़बान में ज़रा उनको ये जवाब दिया जाए कि मोदी राज में बर्बादी हिंदुस्तान में, भारतीय चमचों तुम रहो ज़रा औकात में, पड़ेंगे मुक्केलात भी सेना को मोदी सरकार में, और पड़े हैं मुक्केलात भी सेना को मोदी सरकार में। दूर हो गया ईरान भी BJP सरकार में, दूर ही रहना चूज़ो, आए ना ख्याल दिमाग में, वरना बहुत पड़ेगी मार तुमको पाकिस्तान में। क्या भारत का अफगानिस्तान की मार्केट तक बगैर पाकिस्तान के पहुंचाना मुमकिन हो गया है? नामुमकिन, बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। मोदी को एक और शिकस्त हुई है, भारत के प्रधानमंत्री की दुनिया में रुसवाई का सिलसिला जारी है। ईरान ने अहम तरीन मंसूबे से किक आउट कर दिया है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सरहद के नज़दीक वाक़े शहर जहदान तक रेलवे लाइन इंडिया की मदद के बगैर खुद तामीर करने का फैसला किया है और इस मंसूबे ने इसे बिल्कुल बाहर कर दिया है। ईरान ने यह फैसला इंडिया की तरफ से फंड्स की अदम दस्तियाबी और इसे शुरू करने में ताख़ीर के सबब किया है। गुज़िश्ता हफ्ते 628 किलोमीटर लंबी चाबहार ज़ादान रेलवे लाइन बिछाने का इफ्तिताह किया था। मुस्तकबिल में ये रेलवे लाइन वहाँ से अफगानिस्तान के खित्ते तक जाएगी।
ये पूरा मंसूबा मार्च 2022 तक पूरा किए जाने की तवक्को है। इंडिया और ईरान के दरमियान रेलवे का ये मुआहदा इस वक्त तय पाया था जब इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाबहार बंदरगाह की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान गए थे। इस मंसूबे के तहत भारत पाकिस्तान के बजाय मुतबादिल रास्ता बनाकर अफगानिस्तान तक रसाई चाहता था। इस मामले में अहम बात यह है कि अमेरिका ने चाबहार और ज़ादान रेलवे लाइन को पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा था। इसके बावजूद भारत इससे क्यों पीछे हट रहा था? ईरान के इस डिसीजन की टाइमिंग बड़ी अहम है नाज़रीन। ईरान चीन के साथ 25 बरस के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक मुआहदा करने जा रहा है। भारत की इस शिकस्त पर बात करने के लिए मुझे अमजद शुएब साहब दिफाई तजियाकार हैं, प्रकट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हर तरफ से भारत को नाकामी और हर तरफ से जिल्लत और रुसवाई के बाद ये चाबहार पाकिस्तान में, जब यहाँ पर हमारे सी पैक की बात होती थी तो भारत बड़ा चर्चा किया करता था चाबहार का। ये भी चीन ने समझ लीजिए कि भारत के जबड़ों से नोच लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीन एक बड़ा प्लेयर है, उसकी फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी बहुत मजबूत है, भारत से कई गुना ज्यादा है और फिर टेक्नोलॉजिकली भारत से बहुत आगे है। तो भारत एक्चुअली अपने वजन से ज्यादा पंच करने की कोशिश कर रहा है। भारत गालिबन उन्होंने अपने ज़हन में अपने आप को एक सुपर पावर बनाया हुआ है, या अपने लोगों को एक जाहिलाना तरीके से झूठ बोल के ये बावर करा दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जबकि चाइना के साथ ना वो फाइनेंशियल पावर में मुकाबला कर सकते हैं ना टेक्नोलॉजी में। तो आज आप देखते हैं कि 25 साल में $400 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। तो ईरान कैसे उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ सकता है जो उसको इतने यानी 25 साल के लिए एक इतनी बड़ी रकम मुयस्सर हो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये लाइन ये एक रेलवे लाइन छोड़ के वो ऐसी 10 बनवाएंगे वहां पे, लिहाजा भारत की उनको जरूरत कोई नहीं रही। इसी तरह भारत अभी जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था डिप्लोमेटिकली, लेकिन उसकी गलत पॉलिसीज की वजह से, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, जो बुली करता है वो अपने हमसाया ममालिक को, आज ना नेपाल उसके मुंह लगना चाहता है, ना भूटान लगना चाहता है, ना ही बांग्लादेश तंग है, और मालदीव और श्रीलंका भी आज परेशान है। और वो चाइना से, अगर आप आज इनके वो पढ़ें सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स होते रहे हैं सारे मुल्कों से, बांग्लादेश खास तौर पे, तो वो बड़ा उसमें लगता था कि ये बांग्लादेश के अवाम की ये बड़ी ख्वाहिश है कि भारत की और चाइना की खुल के जंग हो और भारत को चाइना से खूब मार पड़े। यानी ये अंदरूनी तौर पे लोगों के जज्बात की मैं बात कर रहा हूं कि लोग इस खित्ते में, इस मुल्क से इतने तंग हैं कि यानी अमूमन जंग से लोग गुरेज करना चाहते हैं और अमन की बात करते हैं। लेकिन खित्ते में जितने भी ट्वीट्स लोगों के देखे हैं वो ज्यादातर यही था कि भारत को नकेल पड़ेगी और भारत को चाइना की तरफ से मार पड़नी चाहिए ताकि ये मुल्क जो है अपने ठिकाने पे, अपने मुकाम पे, अपनी असलियत पे आके खड़ा हो। तो इन्होंने पूरे खित्ते में अब ये आइसोलेट होने जा रहे हैं, जहां खित्ते के तमाम हमसाया मुल्क आज इनसे नफरत करते हैं, इनके खिलाफ खड़े हैं। और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान तो पहले ही भारत के मुकाबले में खड़ा है। सर ये आइसोलेशन, सर ये आइसोलेट ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। वो इनका अपना मीडिया, पेड मीडिया, जो ये मोदी सरकार को बनाने में जिसका बहुत बड़ा किरदार रहा और आज तक जो किरदार अदा करता है, अब जो उनकी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह से एक एक करके तमाम ममालिक जो नेबर्स हैं वो मुंह मोड़े हैं, तो वो मीडिया खुद बोलने लगा है। सर मुझे बताइए कि ये रेलवे लाइन जिसकी वजह से भारत चाह रहा था अफगानिस्तान तक रसाई, सर ये क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया, पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है सर? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा सीधा सा एक है कि जहां भी भारत की मौजूदगी हमारे बॉर्डर्स के साथ जो मुल्क मिलते हैं, जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, यहाँ इनकी मौजूदगी हमारे लिए एक नासूर है। ये वहां से बैठ के रेशा दवानियां पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और टेररिज्म वगैरह के अलावा और कुछ नहीं करते। इनके वहां मुफादात सबसे ज्यादा है यही कि वहां बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ काम करें। सो नेचुरली अगर ये किक आउट होते हैं वहां से, तो हमें एक स्टेट में एक फायदा तो ये होता है कि टेररिज्म हमारा कंट्रोल होगा, वहां से ये स्पॉन्सर करने वाले लोग निकल जाएं तो टेररिस्ट का भी कोई वाली वारस नहीं रहेगा। ये एक सबसे पहला फायदा। दूसरी बात ये है कि जब ये किसी और मुल्क में जाके, हमारे हमसाया ममालिक में जाते हैं, तो फिर वहां से इंटेलिजेंस कलेक्शन, आपके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपके उन ममालिक के साथ ताल्लुकात को खराब करना, जैसे ईरान के साथ, या आप देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके, क्योंकि वहां पे इंडियन प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है
कि वो अफगानियों को पैसा भी लगाते हैं और साथ प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान आपकी मुसीबतें सारी पाकिस्तान की वजह से। तो ये चीजें खत्म होंगी और आपके दोस्ताना ताल्लुकात, आपके बॉर्डर्स जो हैं, मगरबी बॉर्डर्स आपके, ये पीसफुल होंगे। यहाँ बजाय आप अपने अफवाज रखें, आप ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, भारत की तरफ तवज्जो दे सकेंगे। भारत ने अपनी पॉलिसी से आपको तकसीम किया कि आपको दोनों तरफ अपने अफवाज रखनी पड़ रही है, मगरबी और मशरकी सरहदों पे। तो ये आपके ऊपर से ये बोझ उतरेगा, आप तवज्जो पूरी रख सकेंगे अपनी मशरकी सरहदों पे, भारत की तरफ। तो ये बड़े फवायद हैं जो आपको आइंदा इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि भारत आइसोलेट हो रहा है और इन ममालिक में उसका असर कम हो। अच्छा सर, अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका तो इस खत्ते में अपना असर रसूख करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है, मुसलसल असर रसूख रखना चाहता है। अब भारत का इस तरह से किक आउट होना, हर तरफ से आइसोलेट होना, और फिर खास तौर पे ये चाबहार जिसका बड़ा हर वक्त इसकी गुफ्तगू रहती थी, हर वक्त इसकी बात रहती थी, भारत पे बड़ा इस पे जोम भी था। तो सर यहाँ पे भारत का किक आउट होना, क्या हम इसे अमेरिका की शिकस्त भी कह सकते हैं? देखिए, अमेरिका का इन्फ्लुएंस ईरान में तो नहीं था, और ईरान से पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग भारत की मदद से सर सबसे बड़ा जो उसका बड़ी था वो तो था भारत, और चीन का इस तरह से असर रसूख बढ़ना असर खत्ते में। नहीं, वो चीन के असर रसूख का भी उनको तकलीफ होगी, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला है, और वो सिर्फ पाकिस्तान का सी पैक नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, तो अब ये उनको मजीद एक आप कह लीजिए कि सेटबैक हुआ, तो इसकी वजह से तो लाजमन अमेरिकन पॉलिसी तो बहुत ज्यादा नाकाम हुई। लेकिन वो इसको खत्म करने के लिए या कुछ करने के लिए वो ईरान पे अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के साथ उन्होंने ताल्लुकात अपने इतने बिगाड़ लिए हुए हैं कि ऑलरेडी ईरान उनसे बहुत ज्यादा दूर जा चुका हुआ है, और ये कोशिश मजीद कर रहे थे कि ईरान को और तनहा किया जाए और तनहा किया जाए, जबकि चाइना ने ईरान का हाथ पकड़ा और अब उनके लिए अमेरिकन और सर इस तरह का कुछ भी कोई भी मामला, हालांकि भारत की माफ कीजिएगा मैं कता कलामी कर रही हूँ आपकी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, क्योंकि नाज़रीन जब भी भारत में इस तरह का कुछ होता है तो वो सारा का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाश करते हैं, अपने अवाम को खुश करने के लिए अपनी खिफत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले पंजगोर में जो हादसा हुआ है उसमें भी रॉ के हवाले से बात की जा रही है कि यकीनन ये दहशतगर्द वहीं के भेजे हुए दहशतगर्द होंगे। ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आती हूँ सर, इस पर भी आपसे बात करूँगी। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चाबहार पर हम बात कर रहे हैं उनसे। अमजद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे ही भारत की जानिब भारत में कुछ भी होता है उनकी अपनी नालायकियों की वजह से, नाअहलियत की वजह से वो वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर अपना कोई ना कोई गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी खिफत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी जो वाक़या हुआ सर पंजगोर में, इस पर कमेंट कीजिएगा जी। इसमें मसला ये है कि ये जो हमारा ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, जहाँ से एक्सेसिबल है, खास तौर पे ग्वादर का इलाका, ये इंस्टेबल है, यहाँ पे दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ हैं और इनमें छुपने छुपाने की जगह हैं, लिहाजा दहशतगर्द यहाँ पे छुपते भी हैं, और अगर आप एक्शन करें तो अक्रॉस द बॉर्डर ईरान की तरफ चले जाते हैं। ये सिलसिला आपने देखा कि पिछले मेरा ख्याल है 6-8 महीने में ये कोई तीसरा चौथा बड़ा वाक़या हो चुका है, और अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल है हुकूमत को इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी। हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप इसके लिए ईरान से बातचीत करें ताकि उधर से सरहद बंद की जाए और ये लोग बच के जा ना सकें। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें जरूरत होगी अभी फॉरेन ऑफिस की और अफवाज पाकिस्तान वगैरह के मिलकर इसके ऊपर एक प्लान तय करने की। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है उससे कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उसको जहां मौका मिलेगा वो ये कार्रवाइयां करेगा, और जब तक वो चाबहार से मुकम्मल तौर पे इनको निकाल नहीं दिया जाता, ये पैटर्नाइज करते रहेंगे इन दहशतगर्दों को। और मेरी तवक्को है कि ये जो उनको किक आउट किया है इन्होंने ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से, इसकी वजह से भारत बड़ी जल्दी वहां से निकाल दिया जाएगा। ऑल्दो भारत की कोशिश होगी कि अगर रेलवे लाइन का किस्सा नहीं भी उनके हाथ आता तो चाबहार में कम से कम वो बैठे रहें, क्योंकि चाबहार में इनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2 साल के लिए, तो ये 2 साल तो उन्होंने पूरे करने, जिसमें से मेरा ख्याल 1 साल गुजर चुका है और 1 साल ये रहेंगे, और इसके बावजूद इनकी कोशिश होगी इसके बाद भी कि ये यहाँ लटके रहें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहें। वो हमें ईरानियन से बात करनी चाहिए कि ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो मजीद इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करें, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म है।
तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तय पा जाएगा, मगर इसमें फॉरेन ऑफिस और अफवाज पाकिस्तान वगैरह की मिलके कार्रवाई की जरूरत होगी। अच्छा सर, जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं उनकी जानिब से भी अभी इसी तनाजुर में मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, तो उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, वो इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन यहाँ पर होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, कितना जल्द जिस ऑपरेशन की जानिब आप खुद भी इशारा कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कितना जल्द से जल्द यहाँ पर इसका आगाज़ हो जाना चाहिए सर? देखिए, बात यह है कि अगर तो टेररिस्ट यहाँ मौजूद हैं, फिर तो ये ऑपरेशन बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि टेररिस्ट को निकलने का रास्ता ना मिले। हमारे ऑपरेशंस में पहले जब सवात में किया तो वहाँ यही प्रॉब्लम हुई थी कि अफगानिस्तान का नूरिस्तान का इलाका साथ मिलता है, और जैसे ही टेररिस्ट ने देखा कि उनको यहाँ पे या मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे तो वो भाग के अफगानिस्तान चले गए। अब इन ममालिक में पहले से ही इंडियन मौजूद हैं जो उनको पनाह भी देते हैं, उनके लिए सेफ हेवन्स, ट्रेनिंग, पैसा, ये सब मैसर होता है। ये चीज प्रिवेंट होनी चाहिए। अगर आप ऑपरेशन फौरन नहीं करेंगे तो इन लोगों को मौका मिलेगा यहाँ से निकलने का, वो फिर ये एक नासूर की तरह चलता रहता है, ये पीछे लगे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा हमें ऑपरेशन करने में जरा जल्दी करनी चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये अमेरिका के हवाले से हमने बात की, सर चीन 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है, इस बात का इम्कान है, इसकी कोई खास वजह समझ आती है सर, इतनी मेहरबानियाँ क्यों? इसमें जी दो वजूहात हैं, बल्कि तीन आप कह लीजिए। एक तो लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गल्फ के अंदर जाने का रास्ता एक ही है। और आपको याद होगा कि जब भी अमेरिका से ईरान का कुछ होता है चेकलिस्ट, तो ईरानी यही धमकी देते हैं कि हम ये रास्ता बंद कर देंगे, वहां पे दो जहाज डुबोएं तो वो स्ट्रेट बंद हो जाती है। तो एक तो ये इसको चाइना को वहां पे एक एक्सेस मिलती है, वहां पे उनको जगह मिल जाएगी, बंदरगाह उनके हाथ में आ जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ईरान के पास है तेल, तो वो सस्ता तेल लेने के लिए 25 साल का साथ ये भी मुआहदा करेंगे कि ईरान को रीपे करने में दिक्कत ना हो, वो जो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करें वो रीपे करने के लिए ईरान साथ साथ उनको तेल की तरसील करता रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जहां उनको तेल की तरसील 25 साल के लिए उनके लिए एक तरह की गारंटीड हो जाएगी। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इस खित्ते में इन्फ्लुएंस उनका बढ़ेगा। यानी अगर आप देखिए कि गवादर पोर्ट अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स यूज नहीं करती तो वो ईरानियन पोर्ट की तरफ जाती थी, तो आज चाइना के पास गवादर भी होगा, ईरानियन पोर्ट्स भी होंगी। ज्यादा सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बारसूरत चाइना का असर रसूख कबूल करना पड़ेगा। तो इन चीजों की वजह से चाइना को अपना इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट के पैसे रिटर्न तेल की शक्ल में, और फिर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वहां मिल रही है, लिहाजा वो ये काम करना जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये मुश्किल है कि हमें अगर ये $62 बिलियन भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो कर्जा उतारने के लिए हमारे पास कोई तेल नहीं है कि हम चाइना को देते रहें। हम तो कमाएंगे तो देंगे, लेकिन ईरान के साथ एश्योर्ड है कि तेल का उनका एग्रीमेंट हो जाएगा और तेल लेते रहेंगे वहां से। सर, ये जो बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर के साथ साथ जितने भी छोटे कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपने आगाज़ में बात की कि तमाम लोग चाहते हैं कि चीन और भारत की जंग छिड़ जाए और चीन इनको मार लगाए, ज़रा सही से सबक सिखाए, तो सर इस वक्त ये लद्दाख का तनाज़ा हुआ, फिर नेपाल वाला मामला हुआ, अब ये चाबहार का मसला हो गया। सर ये बताइए कि क्या भारत तो इस पोजीशन में हमेशा रहता है, उसके ऊपर एक जंगी जुनून सवार होता है, लेकिन क्या आपको लगता है सर कि ये जंग छिड़ सकती है? और यकीनन ये अगर जंग छिड़ गई तो ये खित्ते के लिए नुकसानदेह होगी सर। देखिए, जंग छिड़े तो इंस्टेबिलिटी तो होती है, उसकी वजह से सारे खित्ते के ममालिक पे असर पड़ता है, लेकिन भारत इस पोजीशन में है नहीं। भारत ये सारा जो ऊंचा पुल बोलते रहे हैं, इनके अंदर एक रऊनियत, एक तकब्बर, ये चीजें थी जिसकी वजह से ये यूं लगता था कि बस फटते जा रहे हैं, ये कुछ करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ना चाइना को फेस करने के लिए तैयार है ना पाकिस्तान को, इनकी तैयारी नहीं है। सो अभी ये होगा, ये अगले साल 2 साल ये दबा के असला खरीदेंगे, पूरी दुनिया में जहां हाथ पड़ा ये असला खरीदेंगे, तैयारी करेंगे। और फिर डेफिनेटली अगर मोदी हुकूमत में रहता है तो मोदी एक ऐसा दहशतगर्द आदमी है जिसकी सारी सोच ही जंग की तरफ या शिद्दत पसंदी की तरफ है। अगर कोई पुरअमन आगे सर मैदान में कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन बॉलीवुड फोर्स तो अपनी तैयार करेंगे ना, वो वहां पर भरपूर उनकी तैयारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि ना चाइना को फेस कर सकते हैं ना पाकिस्तान को फेस, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद है। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन के इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्योंकि मुसलसल हमारी ये मुहिम जारी है, आज जरा आपको दिखाती हूँ कि आज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हुआ क्या है। दिखाइए। तो बस बहुत हो गया, कराची को बिजली दो। MQM ने तो अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया जब असद उमर साहब ने यकीन दहानी करवा दी कि अब मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से
24 घंटे का वादा असद उमर साहब आपने किया था और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ये 3 दिन का भी मजीद लारा ही दिया गया है। तो खुदारा ऐसा ना करे, वरना हमारी तो ये मुहिम जारी है और जब तक ये जारी और सारी रहेगी, जब तक कराची वालों का ये मसला हल नहीं हो जाता, जब तक ओवर बिलिंग का मसला ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद नहीं हो जाता, तब तक के इलेक्ट्रो के खिलाफ ये एहतजाजी मुहिम जारी रहेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।